हेलो एवरीवन। किसी ने क्या खूब कहा है कि मिलना था जो मिला नहीं हो, चलना था जो चला नहीं हो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। दोस्तों, इस सुंदर से विचार के साथ आज फिर से इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप सभी को बताने वाला हूँ, ये सभी प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। 100% की गारंटी है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतरीन से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय में ये आ सकता है, यानी 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में धारा सेल की पॉजिटिव प्लेट से, देखिए कभी भी हम प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, जाहिर सी बात है। तो कैसे प्रवाहित होगी? सेल की पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है। तथा सेल के अगर भीतर की बात करते हैं, बाहर की बात हो गई पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन अगर सेल के भीतर बात करें तो उसके घोल में निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है, ठीक है, धारा। तो इस प्रकार से सेल के भीतर उत्पन्न अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस सिंपल से डिफिनीशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता क्या है, सूत्र व मात्रक लिखिए। देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछ रहा है और इसका सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका उत्तर कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप सभी को नॉलेज के लिए बता दूं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब है कि 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा बराबर हमारे पास जो सूत्र होता है विशिष्ट चालकता का, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सिग्मा बराबर में 1/, रो, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र होता है, यानी 1/रो। रो क्या है? हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध है और इसी के व्युत्क्रम को तो हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो यहाँ से हमारा फार्मूला भी आ गया। और इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर कह सकते हैं या फिर महो मीटर इनवर्स कह सकते हैं, -1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रश्न था, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास है, इस तरीके की फिगर बना रखा है यहाँ पे और कह रहा है कि निम्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रश्न कई सालों से पूछा जा रहा है, तो फिगर बना करके आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। और ये फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझाने वाले हैं। तो इसको हम हल करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम फिगर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो तीर का निशान दिख रहा है, ये धारा आ रही है, ठीक है। और जो बाहर की तरफ तीर का निशान लगा है, यानी कि बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, तो ये धारा इस पॉइंट पे आ रही है और इस पॉइंट से ये धारा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ये सारी एम्पियर में जो दिख रही हैं वो धाराएं हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किरचॉफ के नियम की। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो ये कहता है कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम बिंदु P पर बात करते हैं तो ये दोनों धाराएं जो है इस संधि पर आ रही हैं, और इस संधि से बाहर कौन जा रहा है? ये धारा और I2 धारा, I1 धारा नहीं है। तो यहाँ से ये 2 धाराएं बाहर निकल रही हैं और इस संधि पर ये 2 धाराएं आ रही हैं। तो देखिए हम लिखेंगे बिंदु, तरीका देख लीजिए आप लोग, यहाँ ऐसे लिख करके करना पड़ेगा। बिंदु P पर किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से, ठीक है, धारा नियम से लिख दीजिएगा, धारा नियम से। तो अगर हम बात करते हैं किरचॉफ के धारा नियम की, तो यहाँ पे 2 धाराएं आ रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एम्पियर की धारा, ये भी 2 एम्पियर की धारा। तो 2 + 2
इन दोनों का योग जो होगा किसके बराबर होगा, जो धाराएं जा रही हैं उनके योग के बराबर होगा। तो ये 1 एम्पियर की धारा है, तो एक धन में ये जो जा रही धारा यहाँ से इस संधि से जा रही धारा तो I1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 2 4 हो जाएगा और इस एक को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा I1। तो यहाँ से I1 का मान 4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि I1 बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, 3 एम्पियर की धारा यहाँ पे I1 की जगह पे प्राप्त हो गई है, तो ये एम्पियर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आ गया 3 एम्पियर। अभी हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, अभी ध्यान से देखिए। अब हम बिंदु Q पर इस पॉइंट पे बात करेंगे सभी धाराओं को। ठीक है, तो सभी धारा का यहाँ पे हम अगर धारा देखना चाहें तो देखिए बिंदु P पर जिस तरीके से हमने लगाया उसी तरीके से बिंदु Q पर भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो बिंदु Q पर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के धारा नियम से वही चीज लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो धारा नियम से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब देखिए इस पे बिंदु Q पर आप देखेंगे तो ये I1 धारा आ रही है और ये जो हमारी 1 एम्पियर की धारा है जा रही है और I2 धारा भी जा रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 जो धारा है ये किसके बराबर होगी, ये जो हमारे पास 1 एम्पियर की धारा है इसके योग और इसके और ये I2 के योग के बराबर होगी। तो जो I1 का जो मान है ये हमें पता चल गया है, तो 3 रख देंगे I1 की जगह पे, बराबर में 1 हो जाएगा प्लस का I2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 को इधर लाएंगे तो हमारे पास I2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 2। तो I2 धारा का मान जो है हमारे पास 2 एम्पियर निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया, 2 एम्पियर निकल के आ गया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हमने दोनों पॉइंट पे बात किया उसी तरीके से हम लास्ट वाले पॉइंट R वाला पॉइंट जो है यहाँ पर भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे बिंदु R पर किरचॉफ के धारा नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से। तो अगर हम बात करते हैं बिंदु R पर किरचॉफ के धारा नियम की, तो यहाँ पे देखिए I2 धारा इधर आ रही है इस जंक्शन पे, यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो रही है, आ रही है, और इस पॉइंट पर ये भी धारा आ रही है और ये धारा जो है इस पॉइंट से जा रही है। तो जो जो धाराएं आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, I2 धारा आ रही है बिंदु R पर और प्लस में ये 1 एम्पियर की धारा भी आ रही है, तो 1 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, ये जो धारा जा रही है और ये भी जा रही है, I धारा जा रही है और 1.2 की धारा जा रही है, तो 1.2 एम्पियर की धारा जा रही है और I धारा जा रही है, तो यहाँ पे I लिख देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो I2 का मान हमें प्राप्त हो गया है ऊपर 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस का 1 बराबर में 1.2 प्लस का I। ठीक है, अगर इसके आगे सॉल्व करते हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 1.2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा I। तो यहाँ से I का मान निकल जाएगा, तो I बराबर निकालेंगे तो हमारे पास अगर 3 में से 1.2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 3 में से जब 1.2 घटेगा तो 1.8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इतना एम्पियर की धारा जो है I का मान निकल के आ गया है। ठीक है, तो इतना एम्पियर की धारा जो है इस परिपथ में बह रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आई का जो एग्जैक्ट मान था वो निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 4 नंबर है, सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जिसे हम EMF बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका उत्तर देखिए, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल के साथ प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस बात को आप याद करेंगे, याद रखेंगे। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। देखिए आवेश की गतिशीलता क्या होती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग को अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको VD द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इसको हम कैपिटल E से जो है प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के अनुपात को उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। किसके किसके, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश की गतिशीलता कहते हैं। और देखिए इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसको, आवेश की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और म्यू बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, इन दोनों का अनुपात, किसका किसका, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो ऊपर अनुगमन वेग है जिसको हम VD कहते हैं और नीचे E है हमारे पास जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट इसका जो है मात्रक हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। सारे क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में लेकर के आता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आप लोग पढ़ेंगे कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध भी स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे सिंपल भाषा में, ध्यान से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपवाह वेग क्या होता है। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी किसी चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का स्थापित होना जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो है स्थापित हो जाता है, जिसके कारण चालक के इलेक्ट्रॉन पर लंबाई की दिशा में एक नियत फोर्स यानी कि जो नियत बल है लगता है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगता है। इस बल से इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म नियत वेग मिलता है, यानी कि एक सूक्ष्म नियत वेग मिलता है, जिसे अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग को ही हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, और इस वेग को हम vd से प्रदर्शित करते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको हम प्रदर्शित vd से करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है vd बराबर में ईवी अपन में ml इंटू का टाउ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फार्मूले को भी आप लोग लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी इस फार्मूले का यूज होता है। आगे हम बात करते हैं तो इसमें संबंध भी पूछा है कि अपवाह वेग और धारा में संबंध क्या होता है। तो हमने अगला हेडिंग बनाया है अपवाह वेग व धारा में संबंध। इसका जो पूरा डेरिवेशन है मैं करा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं आप लोगों को समय कम होने के कारण बस इतना बता देता हूं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा I बराबर में एन ई ए बी डी होता है, जहाँ पे I की बात करें तो धारा होता है, N की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E की बात करें तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, और A की बात करें तो क्षेत्रफल है, और VD की बात करते हैं तो अपवाह वेग है। आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई कि जो धारा है और अपवाह वेग दोनों में संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको 3 में 3 नंबर पूरा मिल जाएगा, और ये प्रश्न जो है 3 नंबर में ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।